ये लिफ्ट है। तो क्या पढ़ लिया हमने अब तक? इक्विलिब्रियम वाले सवाल कर लिए, फिर एक्सेलरेशन वाले सवाल कर रहे थे, व्हेन सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग। तो उसमें तरह तरह के सवाल हम देख रहे थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो एक और सवाल है, इसमें ये लिफ्ट है और ऐसा दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिफ्ट का मास दे रखा है मान लो 3 kg। देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, जिससे लिफ्ट में एक ये मास टंगा हुआ है, लिफ्ट में एक मास टंगा हुआ है, इस स्ट्रिंग की टेंशन बताओ जल्दी से। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो क्या कर कैसे करेंगे? एफबीडी बनाएंगे भाई। सबसे पहले किसका एफबीडी बनाएंगे? ये जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाएंगे, क्योंकि टेंशन निकालनी है ना, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, चलिए। तो ब्लॉक पे, अच्छा, ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर बढ़िया धरती पे बैठा हुआ है, लिफ्ट को ऊपर जाते हुए देख रहा है, मस्त एकदम। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? 3G, मतलब 30 न्यूटन। ऊपर कितना लगेगा? टेंशन। और लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, मतलब ये ब्लॉक भी साथ में बंधा हुआ है, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा उसी एक्सेलेरेशन से। अब इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए क्या लिखेंगे? T-30 बराबर ma। तो कितना हो जाएगा ये? बराबर एक्सेलेरेशन कितना है? 2, 6, तो 36 न्यूटन। तो जिसने आंसर 36 दिया है वो सही है, और जिसने जो भी उटपटांग आंसर दिए हैं 60 और पता नहीं क्या क्या, वो सब गलत है। ठीक है, कोई डाउट तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, बस इसमें अंतर क्या है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर नहीं जा रही है, इस बार वो नीचे आ रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कितने से आ रही है? मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो नीचे आ रही है, और इसका मास है 1 kg। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन बतानी है आपको, जल्दी से टेंशन बता दो। यहाँ पे भी आप क्या है, बढ़िया ग्राउंड पे खड़े हो, मतलब आप आराम से अपनी चेयर पे बैठे हो, अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो, जहां भी बैठ के आप पढ़ रहे हो, बस आप लिफ्ट को नीचे आते हुए देख रहे हो। तो कैसे बनाओगे एफबीडी? आंसर तो जल्दी से, कितना आएगा? एफबीडी बनाते हैं तो नीचे कितना हो गया? 1G, मतलब 10 न्यूटन। ऊपर क्या हो गया? टेंशन T। ठीक है, और आदमी को दिख रहा है भैया ब्लॉक भी भाई लिफ्ट के साथ साथ नीचे आ रहा है, ए से। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोलता हूँ बार बार, एक्सलेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो एक्सलेशन नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा, तो क्या लूंगा? 10। नीचे है इसलिए पॉजिटिव में, टी ऊपर है इसलिए -T। मैं क्या लगा रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ आपको याद दिला दूं? मैं लगा रहा हूँ एफ नेट बराबर एम ए। इस पूरे चैप्टर में एक ही इक्वेशन है, एक ही फॉर्मूला, एफ नेट बराबर एम ए। हर जगह यही लगेगा, एफ नेट बराबर एम ए। तो 10 - T बराबर मास कितना है? 1, और एक्सेलरेशन कितना है? 4। तो टी कितना आ गया यहाँ से? 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन जिन्होंने आंसर दिया है उनका सही है। तो सभी ने 6 न्यूटन आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। एक और कर लेता हूँ, अब जब कर ही रहे हैं तो एक और कर लेते हैं ना। ऊपर चली गई लिफ्ट, नीचे चली गई लिफ्ट, एक और कर देता हूँ कि मान लो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और लिफ्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ब्लॉक मान लीजिए 2 kg का है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। चलिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चलिए कर लें। हाँ शाबाश, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बच्चे समझ गए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब चलो एफबीडी बना देते हैं। तो एफबीडी में देखते हैं नीचे कितना लगेगा।
2g यानी 20, ऊपर कितना लगेगा t। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो एफ नेट बराबर ma लिखेंगे, या फिर एक्सेलरेशन 0 मतलब इक्विलिब्रियम मान लो, एक तरीके से इक्विलिब्रियम है तो t बराबर 20। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन 0 है, एफ नेट 0 है उस पर। ठीक है, इस तरीके से हमने सवाल किए। चलिए आपको एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। आपने देखे होंगे वेइंग मशीन देखी होगी और एक स्प्रिंग बैलेंस देखी होगी। दो नाम आएंगे आपके सामने, वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। वेइंग मशीन को अपन बोलते हैं वजन तोलने वाली मशीन, है ना, वेट नापती है जो वेट, वेइंग मशीन। और एक होती है स्प्रिंग बैलेंस, ये भी वेट नापती है। अलग अलग है दोनों, है ना। चलो तो पहले हम वेइंग मशीन पढ़ लेते हैं कि वेइंग मशीन की रीडिंग कैसे आती है और कैसे फर्क पड़ेगा। वेइंग मशीन देख लो आप। वेइंग मशीन क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। आपने देखी होगी कई जगह मशीन, पहले तो प्लेटफॉर्म पे होती थी, रेलवे प्लेटफॉर्म में, आजकल तो हर किसी के घर घर में होती है। कभी ना कभी आप कभी मेले में जाते तो वहां पे भी होती है कि 10 रुपए दे दो और वजन तुलवा लो, है ना, ऐसा रहता है ना। देखिए वेइंग मशीन सबने देखी होगी। तो उस पर हम खड़े होते हैं तो वजन आ जाता है, रीडिंग आ जाती है, हम बोलते हैं अच्छा इतना वजन है हमें, ठीक है। अच्छा, क्या वेइंग मशीन को अर्थ की जगह हम मून पे ले जाएंगे तो क्या वो अलग रीडिंग देगी क्या, या अर्थ में ही अलग अलग जगह पे ले जाएंगे तो क्या वो अलग अलग रीडिंग देगी क्या? हाँ, क्योंकि वेइंग मशीन फर्क पड़ता है जी का। अगर जी अलग अलग होगा तो वेइंग मशीन आपका अलग अलग रीडिंग देगी। पर वेइंग मशीन रीडिंग, अच्छा वेइंग मशीन को मैं लिफ्ट में रख दूं तो क्या अलग रीडिंग देगी क्या? अगर लिफ्ट ऊपर चल रही है तो क्या अलग रीडिंग आएगी, लिफ्ट नीचे चल रही है तो क्या अलग रीडिंग आएगी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अलग अलग रीडिंग आएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे वेइंग मशीन रीड करती है और कैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मान लो ये धरती है, धरती के ऊपर ऊपर ये वेइंग मशीन रखी हुई है, वेइंग मशीन WM, वजन तोलने वाली मशीन। और ये ऐसे धरती पे रखी है, माइंड द गैप, ये गैप ऐसे जमीन पे रखी हुई है ना मशीन, ये रखी हुई है, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खड़ा हुआ है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि वेइंग मशीन की रीडिंग दरअसल में होती क्या है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन दरअसल होती है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज, क्या होती है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होती है जो ये आदमी है, आदमी और वेइंग मशीन के बीच का जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन, बिटवीन मैन एंड वेइंग मशीन। अच्छा, यहाँ मैन की जगह क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी वेइंग मशीन पे रखा है, भाई कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका वजन भी आ जाएगा। तो बेसिकली जो वेइंग मशीन रीडिंग देती है वो किसकी रीडिंग देती है? नॉर्मल की रीडिंग देती है, वो नॉर्मल से रीडिंग देती है ना, जो नॉर्मल होगा वही बेसिकली रीडिंग हो जाएगी। ये बात क्लियर है? चलो तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके कि भाई कैसे काम करती है ना। तो सिंपल सवाल तो क्या दें, थोड़ा सा अच्छा ही दे लेते हैं पहले, है ना। तो मान लो ये धरती है, धरती पे वेइंग मशीन रखी है, ये वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन 1, और इस पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अच्छा जी को 10 लेके चल रहे हैं अपन, इस आदमी के सर पर एक और वेइंग मशीन रखी हुई है ना, और उसके ऊपर एक और आदमी खड़ा, नहीं आदमी तो कैसे खड़ा होगा, एक ब्लॉक रख देते हैं, 2 kg का ब्लॉक है, आदमी का मास 50 किलो का है, वेइंग मशीन 2 का मास भी है। कितने किलो का मान ले वेइंग मशीन 2 का मास? हम 3 किलो का मान लेते हैं। चलिए, तो आपको वेइंग मशीन 1 और वेइंग मशीन 2 की रीडिंग बतानी है कि वेइंग मशीन 1 में क्या रीडिंग आएगी और वेइंग मशीन 2 में क्या रीडिंग आएगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि वेइंग मशीन बेसिकली क्या रीडिंग देगा, जो नॉर्मल आएगा वो रीडिंग देगा। अच्छा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, तो जैसे फोर्स आ गया, कुछ आ गया फोर्स F मान लो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया F, तो जो फाइनल रीडिंग हो जाएगी ना, रीडिंग वो क्या हो जाएगी, रीडिंग कितनी हो जाएगी, फोर्स जो भी आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय जी। अर्थ पे है तो अर्थ का जी, जिस भी जगह पे हो वहां का जी से डिवाइड कर दो, या फिर अगर आप मास मून पे तो मून का जी, खैर उस इतना कोई पूछता नहीं है, अर्थ वाला ही पूछता है, अर्थ पे खड़े हैं तो जी जनरली 10 ही लेते हैं अपन, है ना। अरे देखा होगा ना वेइंग मशीन में, आप आपका मान लो वजन 50 किलो है तो 50 जी तो 500 हो जाना चाहिए,
50 इंटू जी तो 500 हो जाना चाहिए नॉर्मल फोर्स, लेकिन नॉर्मल फोर्स रीडिंग 500 थोड़ा ना आती है, वो डिवाइड बाय जी आती है ऑटोमेटिकली। वो इस तरह से कैलिब्रेटेड रहता है कि जी से डिवाइड कर देते हैं ना। खैर, यहाँ पे आप वेइंग मशीन 1 और वेइंग मशीन 2 की रीडिंग बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताया रीडिंग क्या है। रीडिंग बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, एफबीडी बनानी है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। एफबीडी बनानी है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो वो तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। चलो, तो पहले मैं किसका एफबीडी बनाऊं? पहले मैं 2 kg का एफबीडी बनाता हूँ। ठीक है, तो ये साइड में मैंने 2 kg का एफबीडी बना रहा हूँ। 2 kg, तो 2 kg पे नीचे कितना फोर्स लगेगा? 2 kg पे नीचे फोर्स लगेगा mg, मास है ना अपना, अर्थ लगाती है फोर्स 2g, तो 20। और क्या लगेगा बताओ? अब ये जो मास है 2 kg का, ये वेइंग मशीन को धक्का दे रहा है, तो वेइंग मशीन वापस इसको धक्का देगी। अरे बिल्कुल देगी। ये नॉर्मल, बेसिकली ये नॉर्मल किस किस के बीच है? ये नॉर्मल है ये ऊपर वाले ब्लॉक और वेइंग मशीन के बीच में। ये नॉर्मल किस किस के बीच में? यहाँ पे इस जगह पे जो नॉर्मल रख रहा है वही तो है, वेइंग मशीन 2 और 2 kg के बीच का नॉर्मल है। तो यही तो रीडिंग हो गई वेइंग मशीन 2 की। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया? फोर्स बैलेंस करा दिया हमने भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, फोर्स बैलेंस हो गए, तो कितना गया? एन बराबर 20 न्यूटन फोर्स आ गया। ये जो एन आ गया, N1 लिख देते हैं, चलो इसको N1। तो ये N1 बराबर 20 न्यूटन आ गया। तो रीडिंग कितनी आ गई? 20 डिवाइडेड बाई जी, तो 2। तो मतलब वेइंग मशीन 2 की रीडिंग कितनी आ गई? 2 kg की रीडिंग आ गई। मतलब वेइंग मशीन 2 क्या नापेगा भाई? ऊपर वाले ब्लॉक का वजन नापेगा। तो वजन नापेगा तो कितना आ गया? 2 किलो का वजन आ गया। इस तरीके से समझ में आया? बट अब इसमें ये मत कर देना कि अच्छा वेइंग मशीन का मास भी तो 3 किलो है, तो 3 2 5 किलो की रीडिंग आएगी। नहीं, मैंने आपको क्या बोला? आपको बस नॉर्मल फोर्स निकालना है। आप ये सोचो ही मत कि कोई वेइंग मशीन पड़ी हुई है यहाँ। अभी आपको पिछले सवालों में, इतने सारे सवालों में मैंने नॉर्मल फोर्स निकालना सिखाया। बस आपको ये मानना है कि वेइंग मशीन कुछ नहीं है, एक ब्लॉक है, और आपको तो नॉर्मल फोर्स निकालना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करें? अब हमें वेइंग मशीन 1 की रीडिंग निकालनी है। तो वेइंग मशीन 1 की रीडिंग निकालनी है तो क्या करें बताओ? आदमी का एफबीडी बना देते हैं। ये आदमी रहा, आदमी का एफबीडी बना दो भाई साहब। तो आदमी का वजन कितना है? 50 किलो का। तो 50 जी नीचे लगेगा, यानी कि 500 न्यूटन नीचे लगेगा। अब देखो एफबीडी बनाने में किसी को दिक्कत आ रही है तो अब उसका फिर मतलब पढ़ाई करो फिर, है ना, और डाउट पूछो एफबीडी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। तो आदमी का एफबीडी सभी ने बना लिया क्या? तो एक बार चेक कर लो कि देखो मैं बना रहा हूँ। तो आदमी खुद 50 किलो का है, तो 500 न्यूटन तो नीचे लग जाएगा। नहीं, तुमने 5 क्या आंसर दिया है? ये एक्सेलरेशन में नहीं है ना सिस्टम। सिस्टम एक्सेलरेशन में नहीं है, तो वेइंग मशीन 1 की रीडिंग हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? देखो, वेइंग मशीन 1 पे कितना वजन रखा हुआ है? एक तो 50 किलो का ये आदमी खड़ा है, और 3 किलो का ये वेइंग मशीन 2 रखी है, और 2 किलो का ये बक्सा है। तो 50 और 2 52, 52 और 3 55। तो वेइंग मशीन 1 की रीडिंग कितनी आ गई? 55 आ गई। सिंपल। मैं आपको उसको मैं आपको उसको डायग्राम बना के और प्रॉपर एफबीडी बना के दिखा रहा हूँ, है ना। वो देख लो, आंसर 55 ही आएगा। देख लो कैसे आएगा। तो हमने आदमी का एफबीडी बनाया। आदमी पे नीचे कितना लग रहा है? 500 न्यूटन, 50 जी लग रहा है। ओके। उसके बाद आदमी नीचे वेइंग मशीन 1 पे धक्का मार रहा है, तो वेइंग मशीन 1 भी आदमी को धक्का मारेगी भाई। ठीक है, मान लेगी। कितना? N2। अच्छा, आदमी के सर पे ये दोनों रखे हुए हैं, 5 किलो का ये आदमी के सर पे रखे हुए ना, ये 3 किलो की तो वेइंग मशीन रखी हुई है 2 नंबर की, और 2 किलो का ये भी तो नीचे फोर्स लगाएंगे आदमी पे ऊपर सर पे से। तो कितना लगाएंगे नीचे? ये 50 न्यूटन लगाएंगे। 3 और 2 5 kg है, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली N2 कितना आ गया? N2 आ गया 550 न्यूटन। तो N2, तो रीडिंग कितनी आ गई? 550 बटे जी, यानी कि 55। देख लो, रीडिंग आ गई। यही डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा था क्योंकि ये सवाल तो सिंपल है, इसमें ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो हम डायरेक्टली जैसे नॉर्मली करते हैं कि भैया ये वेइंग मशीन 2 पे 2 kg का ब्लॉक रखा है, तो रीडिंग इसकी 2 किलो हो जाएगी भाई। 2 किलो का वजन है तो 2 किलो तो तोलेगा। और वेइंग मशीन 1 पे ये 55 किलो रखा है, तो रीडिंग 55 किलो हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो यार। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिफ्ट में रख दूंगा। किसको? वेइंग मशीन को। तो देखते हैं कैसे होता है सवाल।
बहुत ही आसान है। करना हमें क्या है, करना सिर्फ नॉर्मली निकालना है, करना तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे मान लो ये वेइंग मशीन यहाँ रखी हुई है, ये वेइंग मशीन रखी हुई है और वेइंग मशीन पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। और वेइंग लिफ्ट चल रही है ऊपर, एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और आदमी का वेट है 50 किलो का। अब बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आदमी और वेइंग मशीन के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, दैट इज द आंसर। जल्दी से बताओ, बहुत आसान सवाल है, इनमें टाइम नहीं लगता। बस तुरंत एफबीडी बनाया, इक्वेशन लिखी और आंसर। देखते हैं चलो। तो किसका एफबीडी बनाओगे, आदमी का बनाएंगे, ऑब्वियसली है, क्योंकि आदमी और वेइंग मशीन के बीच का निकालना है नॉर्मल। तो चाहे तो वेइंग मशीन का एफबीडी बना लो, चाहे आदमी का एफबीडी बना लो। तो वेइंग मशीन का एफबीडी बनाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां से। क्यों, क्योंकि मतलब थोड़ा अजीब हो जाएगा ना काम। मिल तो जाएगा, खैर सही है, मिल जाएगा मिल जाएगा। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आदमी का एफबीडी हमें बनाना है, तो आदमी कितने किलो का है, 50 किलो का, तो नीचे कितना लग जाएगा, 500 न्यूटन लग जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। आदमी वेइंग मशीन को धक्का मार रहा है, तो वेइंग मशीन आदमी को धक्का मारेगी नॉर्मल, यही तो आंसर है अपना। और हम देख रहे हैं कि आदमी पूरा का पूरा कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए बराबर 3 से ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम। तो इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है। तो एन माइनस 500 बराबर एम ए, एम कितना है 50 इंटू एक्सलेशन है 3, ये मैंने क्या लिखा है, एफ नेट बराबर एम ए, किसके लिए, आदमी के लिए। तो यहां से कितना आ गया, एन बराबर 150 प्लस 500, तो एन बराबर कितना आ गया 650 न्यूटन। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, डिवाइड बाई जी करेंगे तो 65 किलो आंसर आ जाएगा। रीडिंग कितनी आएगी, 65 किलो की आएगी। ये आंसर सही है, बाकी सारे गलत है। देख लो कहाँ गलती की आपने। तो ये तो हो गया वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल फाइंड करना है आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट है अपना स्प्रिंग बैलेंस। अब ये क्या होती है स्प्रिंग बैलेंस, कभी आप वहां गए हो सिलेंडर, जहाँ पे सिलेंडर तुलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। सिलेंडर कैसे तोलते हैं बताओ, सिलेंडर को याद है आपको, ऐसे से मान लो ये सिलेंडर है, ये कुछ है ना, टंकी है। तो क्या करते हैं इसको, एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस आता है, उसको ऐसे टांग देते हैं। हाँ यहाँ यहाँ से हैंडल रहता है, यहाँ से हाथ से पकड़ लेते हैं इसको ऐसे, ये हाथ से इसको पकड़ लिया, तो सिलेंडर को ऐसे टांग दिया इस पे, सिलेंडर को टांगते हैं तो यहाँ पे रीडिंग रहती है, रीडिंग आ जाती है, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। तो वेइंग मशीन तो क्या है, उस पर रख देते हैं, तो वहां पे रीडिंग क्या आती है, जो नॉर्मल होता है वही आंसर होता है, वही रीडिंग होती है। मतलब उसमें जी का डिवाइड कर दो तो रीडिंग होती है, किसकी रीडिंग होती है, वेइंग मशीन की। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है, स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। स्प्रिंग बैलेंस तो देखा है या नहीं देखा है, लेकिन कभी हाथ में लेके नहीं देखा, लेकिन कभी टीवी में या कभी कहीं काम पड़ा हो किस दुकान में जाने का, देखा है सभी ने स्प्रिंग बैलेंस, नहीं देखा। अच्छा एक सेकेंड, ऐसा होता है स्प्रिंग बैलेंस, देखा, ये ऊपर से आप चाहे तो उसको हाथ से पकड़ लो या फिर किसी पे टांग दो और नीचे उसमें सामान टांग दो, बस वो बता देगा। हाँ यही तो होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो देखो अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कैसे आती है, तो ये भी आपको आता है, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले सबसे आसान सिस्टम लेता हूँ मैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो ये एक रस्सी है और यहाँ पे हमने स्प्रिंग बैलेंस टांग दिया, और इससे कोई दूसरा ब्लॉक टांग दिया, ये स्प्रिंग बैलेंस है ना। यहाँ पे मैं ऐसे 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 डिजाइन बना देता हूँ, डिजाइन क्या शो कर रही है कि स्प्रिंग बैलेंस है ये 2 kg का। तो बोले स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो जैसे वेइंग मशीन नॉर्मल बताती है, वैसे ही
स्प्रिंग बैलेंस टेंशन बताती है। तो इस रस्सी में जो टेंशन आएगी, मतलब आप इसको ऐसे मान लो कि स्प्रिंग बैलेंस हटा दो आप, तो भाई भाड़ में गई स्प्रिंग बैलेंस, हमने तो रस्सी बना दी और उससे मास टांग दिया 2 kg का। क्या आप इस रस्सी में टेंशन निकाल सकते हो क्या? आई होप, मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेंशन निकाल सकते हो। तो बस आपको टेंशन निकालनी है। टेंशन कितनी आ, डिवाइड कर दोगे तो रीडिंग आ जाएगी कितना, 2 kg। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि स्प्रिंग बैलेंस उस रस्सी में टेंशन निकाल, बेसिकली उस रस्सी में टेंशन बताती है जिस रस्सी में वो लगा हुआ है, ऐसा। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या बताती है? टेंशन, फोर्स उस रस्सी का, उस रोप का, जिसमें 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 क्या, जिसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। बताओ, कर लोगे क्या सारे सवाल इसके स्प्रिंग बैलेंस वाले? आपको कुछ नहीं करना है, स्प्रिंग बैलेंस हटानी है, उसकी जगह रस्सी बना देनी। नॉर्मल सवाल है, मतलब बस टेंशन फाइंड करना है, उसको जी से डिवाइड कर देना है, आपकी रीडिंग आ जाएगी। बोलो, तो हमने जितने भी सवाल अब तक किए हैं टेंशन निकालने वाले, क्या उस सभी में मैं स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके उसकी रीडिंग निकालने वाले सवाल बना सकता हूँ क्या? अभी आगे बनाऊंगा भी। तो मैं अगर पूछूं कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ, आपको पूछा गया है इनडायरेक्टली, क्या पूछा गया है कि जिस स्ट्रिंग में स्प्रिंग बैलेंस लगी हुई है उसका टेंशन बता दो और जी से डिवाइड कर दो, तो रीडिंग बन जाती है। ठीक है, ओके, समझ गए बात? कोई नई चीज नहीं है वेइंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस, बस बस आपको नॉर्मल, सर ऊपर वाली रोप या नीचे वाली? अरे बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सेम रोप है। ऊपर वाली रोप नीचे वाली रोप का मतलब यही कह रहे हो ना उदय? जैसे यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो ये ऊपर वाली रोप या नीचे वाली रोप? यस सर। डर गया मैं, क्या था ये? तो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर से कि इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन आज आ ही गया इसको अच्छे से पढ़ने का तरीका, पढ़ने का वक्त। तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? ये जो वेज होती है, इसको वेज भी कहते हैं, ये होता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन का मतलब तो आप जानते ही हो ना, ऐसे जो किसी एंगल पे इंक्लाइन हो। याद है आपको? इंक्लाइन को वो बोलते हैं ना यार, तब बताया तो, नततल। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बताया नहीं हो यार, जान के बताया तो था, नत्तल। हमने इसको हमने इसको वहां भी पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था, खैर कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, एक अच्छा ये ऐसे सरफेस पे रखा है, तो और इसका एक कोण होता है, इसे नत कोण, नततल कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, थीटा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक ब्लॉक रख देते हैं, यहाँ पे मास m का ब्लॉक रख देते हैं। तो आपको बताना है कि बताओ क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा सारी चीज अभी स्मूथ है क्योंकि हम एनएलएम पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, सब स्मूथ है। अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, ये नहीं खिसक सकता। अभी थोड़ी देर बाद हम ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा आगे चल के, कि जैसे जैसे प्लेन नीचे आएगा ये फिक्स नहीं है, ये चल सकता है, तो ये पीछे चलेगा, तो इसका क्या होगा एक्सलेशन, इसका क्या क्या होगा एक्सलेशन, वो सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे वाले। लेकिन अभी क्या है, फिक्स है, मतलब इंक्लाइन प्लेन नहीं चल रहा है, केवल उसके ऊपर होगा रखा ब्लॉक चल रहा है। तो आपको बताना है सबसे पहले तो क्या ये चलेगा, अगर चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो मैं इसका एपीडी बनाने वाला हूँ। अनंतराम नहीं, सही आंसर जी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। देखो मैं अलग से बनाऊं एपीडी की इसी में बना दूं, बताओ अलग से लेके बनाऊं इसे कि ऐसे ही बना दूं एपीडी, इसी में बना दूं है ना, इसी में बना देता हूँ। तो ये मास जो अलग से बना देता हूँ, चलो ठीक है, आप कह रहे हो अलग से तो अलग से। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए ये हमने, अच्छा जैसा डायग्राम होता है ना वैसा की वैसा एफबीडी बनाने की कोशिश किया करो, उससे क्या होता है ना, फीलिंग अच्छी आती है, इमेजिनेशन अच्छी होती है। जैसे मैंने अब ये नहीं किया कि मास एम का बनाना है तो मैंने मास एम ऐसे बना लिया और फिर एफबीडी बना रहा हूँ, मैंने थोड़ा उसको फील करने के हिसाब से नीचे इंक्लाइन प्लेन लगाया बढ़िया और उसके ऊपर ब्लॉक रखा भाई एज इट इज, तो क्या है ना फीलिंग अच्छी आती है। खैर अब क्या करोगे भाई, सबको पता है धरती माता नीचे खिंचती है, तो हमने फोर्स लगाया mg, तो ये लगेगा mg। अब
कुछ बच्चे mg क्या करते हैं, कई बार mg ऐसे लगा देते हैं, जो कि गलत है। mg ऐसे नहीं लगता, mg हमेशा अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड प्लेन है, तो ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा mg, ठीक है। ओके, और क्या फोर्स लगेगा, एक ही लगेगा क्या, नहीं एक और लगेगा। कैसे, ये जो ब्लॉक है ये धरती माता को ऐसे धक्का, ये सॉरी धरती माता से टच में ही नहीं है, खैर ये इंक्लाइन प्लेन के टच में, इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है। तो ये इंक्लाइन प्लेन को इस तरीके से धक्का दे रहा है। तो ये अगर इंक्लाइन प्लेन को इस तरीके से धक्का दे रहा है तो इंक्लाइन प्लेन इसको वापस से धक्का देगा। अगर ये इंक्लाइन प्लेन को ऐसे धक्का दे रहा है तो इंक्लाइन प्लेन इसको वापस धक्का देगा। तो इस ब्लॉक पर एक और फोर्स आएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा इस तरीके से, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है इसके मोशन की, किसका मोशन कैसे होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन को चीरता हुआ, इसमें से गड्ढा करता हुआ ऐसे निकल जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। ये इंक्लाइन प्लेन कैसे चलेगा, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक कैसे चलेगा, ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इस तरह से फिसलेगा। मतलब इस बात से कौन कौन सहमत है कि हाँ भाई ये ब्लॉक जो है वो इस तरीके से ही चलेगा, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, हवा में तो उड़ने नहीं लग जाएगा ये। भाई आप फील करके देखो ना, इंक्लाइन प्लेन पे आप किसी चीज को रखो तो वैसे ही फिसलेगी, राइट। ओके, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो इस दिशा में आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स, अब देखो इसके लिए हमको पता है एक्स और वाई चेंज हो जाते हैं ना, हम बचपन से करते हैं, ऐसे मान सकते हैं अपन एक्स और वाई, मतलब इसमें बेसिकली कंपोनेंट करने हैं आपको फोर्स के अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा, उससे क्या होगा, इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एक चीज तो कंफर्म पता है। क्या पता है कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, राइट। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक ऐसे उड़ थोड़ा ना सकता है यार, ब्लॉक तो ऐसे ही चलेगा ना। इसका मतलब इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा, जीरो, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वही तो एक्सेलरेशन का कारण होगा। मतलब हमें यहाँ कंपोनेंट करने पड़ेंगे किसके, mg के, क्योंकि mg ही है जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। नॉर्मल तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपोनेंट करना तो मैंने आपको सिखा रखे हैं। अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, ये हम देख चुके हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। और आपको मैंने ये भी सिखाया है कि जिस फोर्स के हम कंपोनेंट कर देते हैं, अब उस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके कंपोनेंट यूज आएंगे, राइट। अरे बात सही है ना, हाँ जी। तो अब देखो हम सवाल कर लेते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन में नॉर्मल कितना हो जाएगा। देखो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन तो आपको पता ही है, इसमें हमने चेंज कर दी, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्स हो गई और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन वाई हो गई। तो अगर इसमें मैं वाई डायरेक्शन में फोर्स लिखूंगा तो बताओ, चलो पहले वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी कॉस थीटा। मतलब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन को कितने से धक्का मार रहा है, एम जी कॉस थीटा से धक्का मार रहा है। तो वापस से इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक को भी एम जी कॉस थीटा से धक्का मार रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है आगे की तरफ, एम जी साइन थीटा। पीछे तो कोई फोर्स है नहीं भाई, अच्छी बात है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एफ नेट बराबर एम ए, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा। मैंने आपको बोला है एक्सलेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सुखी रहोगे। और मास इसका एम हो गया, एक्सलेशन इसका ए हो गया। तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन कितना आ गया, देखो एम से एम कट गया, ये ए है, तो ए बराबर जी साइन थीटा।
ये एक्सेलेरेशन आ गया, देखो कितना बढ़िया है। इस तरीके से जी साइन थीटा एक्सेलेरेशन आ गया। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसको आपने इंक्लाइन प्लेन से रिलीज कर दिया। भाई यहां से हमने कहीं से इसको रिलीज कर दिया, इसका मास वगैरह सब चीज हमें दे रखी है ना, ऐसे हमने कहीं से इसको रिलीज कर दिया। और ये बताया कि ये 2 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लेता है। ठीक है भाई, तो ये बताना है कि बताओ ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन प्लेन पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। ये किसी दूसरे सवाल का एंगल दे दिया मैंने, इस सवाल का नहीं है एंगल। हाँ ये सवाल है, एंगल वैंगल नहीं पता हमें इसमें, ये क्वेश्चन है, दूसरे सवाल का दे दिया मैंने एंगल। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा, 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो बताओ कि ये ब्लॉक इस प्लेन पर कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब नॉर्मल कितना लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। ऐसे सवाल पढ़ के समझना पड़ता है हमें कि क्या फाइंड करना है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस एंड द ब्लॉक। करिए, बताइए आंसर। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन कितने एंगल का है, थीटा एंगल बना रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, ठीक है। और इस ब्लॉक का मास m है, m वैसे 2 kg दे रखा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। इस पे इधर फोर्स कितना लगेगा, मैं अब तो डायरेक्टली मैं इतना हैबिचुअल हो गया हूं और आप भी हो जाओ कि हम डायरेक्टली बता सकें कि भैया इधर फोर्स कितना लगेगा। अगर मास m है तो इधर फोर्स कितना लगेगा, mg साइन थीटा। अरे कंपोनेंट करोगे क्या, करके दिखाऊं पूरा फिर से, देखो करो। mg लगेगा ऐसे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, और ये वाला एंगल में अभी अभी निकाल के दिखाया थीटा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, mg cos थीटा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और ये आ जाएगा mg sin थीटा, ये फोर्स आ जाएगा। और अगर ये फोर्स आया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इस पार्टिकल का, इस मास का, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a कितना आ जाएगा। अच्छा, और क्या लगेगा इस पे, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन क्या बन गई, n बराबर mg cos थीटा। बहुत बढ़िया। और आगे की साइड इक्वेशन क्या बन गई, mg sin थीटा बराबर ma। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कर लिया कितना, g sin थीटा। अभी अभी किया था मैंने, एक बार फिर से आपको करके दिखा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम चलते कि गिवन क्या है। हमें बोल रहा है कि ये रिलीज किया है, रिलीज किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। बहुत बढ़िया। ये 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। तो मैं इक्वेशन लगा देता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ 10 मीटर लिख देता हूँ, 10 मीटर चला है इसलिए u 0 है तो ये t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, और टाइम दे रखा है 2 का स्क्वायर, मतलब 2 दे रखा है टाइम 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से g 10 है ना, तो g से g गया, तो यहां से साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा, इसका मतलब 30 डिग्री। तो यहां से हमें थीटा मिल गया 30 डिग्री। तो बेसिकली हमें ये जानकारी क्यों दी गई थी कि 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, थीटा निकालने के लिए। तो थीटा हमें अगर 30 डिग्री मिल गया तो क्या हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, अब आराम से निकाल सकते हैं। नॉर्मल कितना, m कितना देखा है 2 किलो, g है 10, और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो नॉर्मल कितना आ गया, 10√3। सो दिस इज द आंसर। नॉर्मल पूछा था, नॉर्मल निकाल दिया आपने। बताओ कोई दिक्कत। हाँ जी, तो ये है सवाल। एक मास m है जो थीटा एंगल के एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। अगर अच्छा, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करता, नीचे फिसलता, एक्सेलरेशन a बराबर g साइन थीटा से। लेकिन हमने एक f लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो f इस तरीके से लगाया है कि ये सिस्टम, यानी कि ये ब्लॉक अब इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो आपको फोर्स बताना है कितना होगा।
और फिर आपको ये भी बताना है कि ये फोर्स लगा दिया हमने, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी ब्लॉक और प्लेन के बीच में, चलिए बताइए। देखो भाई कैसे करेंगे, तो एफबीडी बनाएंगे अपन सबसे पहले और फिर करते हैं ना सवाल। चलिए, तो हम यहाँ एफबीडी बनाएंगे इस मास m का। आती है आपको एफबीडी बनाना? बताओ mg कैसे लगेगा? mg तो ऐसे लगेगा नीचे, पर इसके हम कंपोनेंट करके डायरेक्ट बना ले, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? mg cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला mg sin थीटा। ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स। ठीक है भाई, अब क्या F जो फोर्स है यहाँ पे, इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे क्या, या इसके बिना कंपोनेंट करे काम चल जाएगा, या करने पड़ेंगे कंपोनेंट? बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हमें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, हमें चाहिए फोर्स जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो या अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ हमें फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे तो थीटा चाहिएगा। तो थीटा तो पता है हमें भाई, हम करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं कि ये पैरेलल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से हमें एक तो करना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो गया? थीटा हो गया। तो ये भी कितना हो गया? थीटा। बस कंपोनेंट कर दो, तो ये वाला वेक्टर, ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और ये वाला हो गया एफ साइन थीटा। चलिए इस तरीके से कंपोनेंट हो गए। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, उस पे सारे फोर्सेस दिखा दूंगा मैं कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज, है ना। तो सारे फोर्स में फिर से दिखाता हूँ एक बार। नीचे की तरफ तो लग रहा है एक तो एम जी कॉस थीटा, और अगर आप गौर से देखो तो ये एफ साइन थीटा भी तो नीचे लग रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, है ना, कि भाई नीचे एक और फोर्स लग रहा है जो है एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? देखो ना, ये नीचे लग रहा है, ये ब्लॉक पे फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट नीचे इस तरीके से आ रहा है, और एक लग रहा है इधर एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा, राइट। और चलो ये भी लग गया, और क्या लग रहा है? एफ कॉस थीटा उधर की तरफ लग रहा है, तो इधर की तरफ लगाता हूँ एफ कॉस थीटा। और कौन सा रह गया? नॉर्मल रह गया ना, तो नॉर्मल भी लगा देते हैं, नॉर्मल। इस तरीके से देखो हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब कितना आसान हो गया, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वैसे भी इक्विलिब्रियम में रहता है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं रहता, लेकिन ये बोल रहा है इस बार कि ये पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है, तो ये इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। कौन कौन सी बन गई? एक तो बन गई एम जी साइन थीटा बराबर एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया बताओ? एफ कितना आ गया? कॉस नीचे आएगा तो ये बन जाएगा एम जी टेन थीटा। मतलब अगर हम फोर्स एम जी टेन थीटा के बराबर लगाएंगे तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। भाई मास गिवन है, जी तो 10 होता ही है, थीटा गिवन है, ये सब गिवन टर्म्स है ना। अब नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल कितना हो गया? एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और एफ की वैल्यू तो हमने अभी भी फाइंड कर ली, कितना हो गया? एम जी कॉस थीटा प्लस एफ की जगह क्या लिखूंगा? एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया। एम जी चाहो तो कॉमन निकाल लो, ये बन गया कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अरे आया समझ? इस तरीके से नॉर्मल आ गया। ये आंसर हो गया फोर्स का और नॉर्मल का। कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। थीटा, देखो ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, क्षैतिज लग रहा है, और ये लाइन भी क्षैतिज है, और हमें जो कंपोनेंट करना है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करना है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा हमें दे रखा है, तो ये एंगल थीटा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।